हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं खूबसूरत, चंचल और मगरूर लड़की थी। अपने घर की मैं सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। हम 4 बहनें थीं और हम चारों अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती थीं और चारों लाडली थीं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा लाडली थी। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशहाल और खुशगवार थी। घर वालों के लाड प्यार की वजह से मैं सबसे अलग थी। घर वालों के लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ रखा था। एक बार मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफान आया और मेरे कदम बहकने लगे। मैं किसी को भी अहमियत नहीं देती थी और इतनी बदज़बान और बदलिहाज हो गई कि मुझे दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं लगता था। माँ बाप के समझाने के बावजूद मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मैं अपनी नासमझी में इतनी बेलगाम हो गई थी कि मैं उस इंसान को कुछ नहीं समझती थी। सब पर रोब जमाती, अपने काम दूसरों से करवाती और सिर्फ हुक्म देती। मैं दुनिया में रहने वाले लोगों के बदलते रंग देखकर बाकी हो चुकी थी। हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती थी और अपने किए पर जरा भी ना पछताती। सब घर वाले मुझसे परेशान थे कि ना जाने इसे क्या हो गया है। मैं लोगों के रवैयों से तंग आ गई। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी जब मेरी बहन की शादी हो गई। जब मेरी बहन हमारे घर आती तो उसके चेहरे पर परेशानी और अफसुर्दगी रहती थी। मैं बहुत हैरान होती थी कि ना जाने इसे क्या मसला है कि ये ऐसी खामोश हो गई है, बहुत कम बातें करती है। हम बहनें हंसती बोलती लोगों की बुराइयां करती, लेकिन अस्मा खामोशी से देखती और कोई इक्का दुक्का जवाब देती, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक बात करती और बाकी वक्त खामोश रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद वो हमारे घर रहने के लिए आई और जितना भी वक्त तौकीर भाई बैठे रहे, मेरी बहन उतनी देर तौकीर भाई के कंधे पर हाथ रखे खड़ी रही। मैंने मजाक से कहा कि बैठ जाओ अस्मा, क्यों खड़ी हो? तौकीर भाई कहीं नहीं भागेंगे तुम्हें छोड़कर। लेकिन वो कहती मैं वैसे खुद ही खड़ी हूं। हम परेशान होते थे ये कौन सी बीमारी उसे लग गई है, और हम बहनें उसका मजाक उड़ाती थी। उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ा रही हो। फिर जब तौकीर भाई चले गए तो अस्मा आराम से बैठ गई और सुकून का सांस लेने लगी। मैं सबसे छोटी थी और सब कुछ समझती थी। अस्मा को ऐसे लगता था जैसे मैं कुछ नहीं समझती। जब तौकीर भाई घर से बाहर गए तो अस्मा फौरन से बैठ गई और एक लंबी आह भरी और सुकून का सांस लेने लगी। मैं हैरान थी कि ये लड़की क्या कर रही है। जितनी देर तौकीर भाई थे ये उनके पास खड़ी रही। न जाने क्यों खुद को तकलीफ देती है। अस्मा 2 दिन के लिए रहने आई थी, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं तौकीर भाई उसे लेने नहीं आए। अम्मी ने कहा अस्मा, तौकीर को कॉल करके पूछो तुम्हें कब लेने आ रहा है, कब लेकर जाएगा। तो अस्मा ने कहा कॉल करके पूछती हूँ। जैसे ही तौकीर भाई को कॉल की उन्होंने कहा कि तुम खुद ही अपनी अम्मी के साथ आ जाओ। अस्मा ने फ़ोन बंद किया और अम्मी से कहा चले अम्मी, आप मुझे छोड़ आएं। अम्मी ने कहा चलो मैं चलती हूँ, तुम्हारे अब्बू को कॉल करके दफ्तर में बता देती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ। अम्मी और अस्मा जाने के लिए तैयार हो गईं। तभी मैंने फ़ौरन से कहा कि अम्मी मैं भी जाऊंगी, मुझे बहुत शौक है अस्मा के घर जाने का। अम्मा ने कहा चलो ठीक है, आ जाओ, हम दोनों वापस इकट्ठी आ जाएंगी। और मैं जाकर देखती हूँ कि तौकीर की क्या मसरूफियात हैं, ये अभी तक आया क्यों नहीं। हम दोनों अम्मी के साथ तौकीर भाई के घर चले गए थे। हम सब ने घर वालों को सलाम किया, सबसे मिले और अस्मा कमरे में अपना बैग रखने के लिए चली गई। उसकी सास ने तौकीर भाई को कॉल की कि तुम्हारी बीवी और साली आई हुई हैं, जल्दी से घर आ जाओ। तौकीर भाई फौरन से आ गए और हम लोगों से बहुत अच्छी तरह मिले। जितनी देर हम दोनों बैठी तौकीर भाई अस्मा से काम करवाते जा रहे थे। बार बार कुछ ना कुछ उससे ऑर्डर करते और वो भाग भाग कर काम करती। मैंने देखा कि उसके पास आराम करने का भी वक्त नहीं था। इतने वक्त में हमारे घर जाने का वक्त करीब आ गया। तौकीर भाई ने अस्मा से कहा पानी ले आओ, तो फिर उसकी सास ने कहा
अस्मा, मेरी जूती कहाँ रखी है? अस्मा जूती देने के लिए चली गई। तौकीर भाई का पानी लेट हो गया तो उन्होंने हमारे सामने ही अस्मा को बहुत बुरी तरह डांटा और कहा, तुम बहरी हो? तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा शौहर पानी मांग रहा है और तुम दूसरों के काम करने चली गई हो। अस्मा की आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं बोलने ही लगी थी कि अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खामोश रहने के लिए कहा और कहा, चलो हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। हम घर आ गए। रास्ते में आते हुए मैंने अम्मी से कहा कि आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? क्या अस्मा की आंखों में आंसू आ रहे थे? आपने कैसे बर्दाश्त किया? अम्मी ने कहा, ये मामूली और छोटी छोटी बातें हैं। अगर तुम जवाब देती तो उसका घर खराब हो सकता था। मैंने कहा, पर यह कोई तरीका नहीं है बात करने का। कम से कम हमारा ही लिहाज कर लेते। अम्मी ने कहा कि घर जाकर खामोश रहना, घर में किसी से इस बात का जिक्र न करना। मैं खामोश हो गई, लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही थी। तौकीर भाई के रवैये ने मेरे दिमाग पर अपनी बहुत खौफनाक तस्वीर बना ली थी। अस्मा को गए हुए महीना हो गया था। अम्मी ने कहा, ईद आने वाली है, चलो अस्मा के घर चलते हैं और उसे देख आते हैं कि कैसी है। मैं भी खुशी से तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अस्मा की याद आ रही थी कि न जाने उसके साथ घर में कैसा सलूक हो रहा होगा और कैसी होगी। अम्मा ने अस्मा के लिए कुछ सूट खरीदे हुए थे और तभी उन्होंने अब्बू जान से कहा कि मुझे मिठाई की और फलों की टोकरी बना लाएं। अस्मा के घर जाना है। हम तीनों बहनें और अम्मी अस्मा के घर चली गईं। अब्बू नहीं गए, वो घर पर ही थे। घर से निकलने से पहले हमने अस्मा को कॉल की थी कि हम लोग आ रहे हैं। अस्मा ने खाने का एहतमाम किया हुआ था। जब हम अस्मा के घर पहुंचे तो अस्मा हम सबको देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से उसकी आंखों में नमी आ गई। मैं भी उसको मिलकर रोने लग गई, क्योंकि मुझे पिछली बार वाला सलूक याद था। मैंने सिर्फ तौकीर भाई को सलाम किया, उसके अलावा उनसे कोई भी कलाम नहीं किया। कुछ देर बाद अम्मी ने सब चीज़ें अस्मा को दी और कहा, ये तुम्हारी ईद है, और तौकीर भाई को 5,000 रुपये का नोट दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई, ये 5,000 लो और अपनी मर्जी का कुछ भी ले लेना। मुझे तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं थी, इसीलिए मैं कुछ खरीद कर नहीं लाई और तुम्हें पैसे दे दिए हैं। अस्मा ने कहा, अम्मी, इन सब की क्या ज़रूरत थी, मेरे पास सब कुछ है। अम्मी ने कहा, ये एक रिवायत है जो कि हर माँ बाप को पूरी करनी पड़ती है। तभी तौकीर भाई ने कहा, अस्मा, जल्दी से खाना लगाओ। अस्मा फौरन से उठी और खाना लगाने के लिए बावर्ची खाने की तरफ चली गई। मैं भी उसके पीछे उठी और उसकी मदद करने के लिए बावर्ची खाने में आ गई। बर्तन इकट्ठे करते हुए मैंने अस्मा से कहा, तुम ठीक हो, खुश हो? अस्मा ने कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तौकीर भाई को तुम्हारे साथ बदसलूकी करते देखा है। अस्मा ने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इन बातों की तरफ तवज्जो ना करो। मैं बहुत खुश हूँ, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो करो। हम लोगों ने खाना खाया और घर आ गए। जब हम घर आए तो अब्बू ने कहा कि तुम्हारे जाते ही रज़िया आई थी। रज़िया आंटी रिश्ते करवाती थी और वो इस बार इकरा का रिश्ता लेकर आई थी। अब्बू ने कहा कि रज़िया इकरा के लिए कोई रिश्ता बता रही थी। मैंने कहा कि तुम कल चक्कर लगा लेना। रज़िया बता रही थी कि लड़का दुबई रहता है और खूबसूरत भी है और उन्हें इकरा जैसी खूबसूरत लड़की के रिश्ते की ज़रूरत है और उन्होंने सिर्फ निकाह करना है और लड़का लड़की को अपने साथ ही दुबई ले जाएगा। इकरा ने सुना तो उसने अम्मी से कहा कि अम्मी देख लें, अच्छा है, मुझे बाहर ले जाएगा। और इकरा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर समझ गई कि ये बहुत खुश है। अगले दिन अम्मी ने रज़िया खाला को कॉल करके बुलाया। रज़िया खाला आ गई। अम्मी ने उनसे रिश्ते के बारे में सारी मालूमात ली और कहा कि कल तुम लड़के वालों को घर ले आओ। अगले दिन लड़के वाले हमारे घर आ गए। अम्मी ने हम दोनों को कहा था कि हम कमरे से बाहर ना आएं और कहा कि सिर्फ इकरा ही बाहर रहे। हम छुप छुप कर सब लोगों को देख रही थी। ये फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी और अमीर लग रही थी। हमने सोचा इकरा की लॉटरी निकल आई है।
बहुत खुश रहेगी। अम्मी ने आवाज़ लगाई, इकरा आकर सबको चाय दे दो। तो इकरा बाहर गई, सबको सलाम किया और बाहर बैठ गई। सब लोग उसे बारी बारी सवाल कर रहे थे। किसी ने नाम पूछा और किसी ने कहा तुम्हारा मशगला क्या है। इकरा सबकी बातों का जवाब दे रही थी। उन लोगों को इकरा पसंद आ गई और उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी पसंद है, आप कल हमारे घर ज़रूर आएं और लड़का देख लें। अगली सुबह अम्मी अब्बू इकरा के ससुराल लड़का देखने के लिए जाने लगे तो अम्मी ने खाला रशीदा को भी बुला लिया था कि वो भी हमारे साथ चलें और लड़का देख लें। तीनों लोग और रिश्ते वाली खाला रज़िया अम्मी के साथ चली गई। अम्मी ने घर आकर बताया कि उनका घर एक महल की तरह था, नौकर चाकर काम करते हैं, हमारी इकरा ऐश करेगी और लड़का भी बहुत प्यारा है। लड़के का नाम मोहसिन है और वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, खुश शक्ल और खुश इखलाक है और हम हाँ कर आए हैं। वो इतवार को हमारे घर निकाह की तारीख लेने आएंगे। इकरा बहुत खुश हो गई और हम भी इकरा के लिए बहुत खुश हो गए। मैंने सोचा अम्मी जैसा बता रही हैं, चलो तौकीर भाई से तो अच्छा ही है। इतवार का दिन आ गया। इकरा के ससुराल वाले आ गए और उन्होंने कहा कि हम जुम्मे वाले दिन निकाह के लिए 3 बजे आएंगे। अब्बू ने हाँ कर दिया। हम तीनों बहनें और अम्मी निकाह की तैयारियां करने लगी। अम्मी ने अस्मा को भी बुला लिया। अस्मा भी घर के काम में अम्मी की मदद करती। अम्मी ने इकरा के ससुराल वालों के लिए कपड़े खरीदे, इकरा को शॉपिंग करवाई। इकरा ने अपनी ज़रूरत का सामान खरीदा और अपना एक बैग तैयार कर लिया जो उसने मोहसिन भाई के घर लेकर जाना था। जुम्मे का दिन आ गया। हम सुबह से ही उठकर अम्मी के साथ काम करवाने में मसरूफ़ थी। 3 बज गए। इकरा पार्लर पर थी और उसके ससुराल वाले उसका इंतज़ार करने लगे। अब्बू और तौकीर भाई इकरा को पार्लर से लेने गए। जब इकरा घर आई तो मैं उसे देखती ही रह गई। वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने झट से माशाअल्लाह कहा और कहा कि इकरा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। इकरा मुस्कुराने लगी। अस्मा ने फ़ौरन से उसकी नज़र उतारी और कहा मेरी बहन को किसी की नज़र ना लग जाए, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया तो फिर तौकीर भाई से अब्बू ने कहा कि इकरा को बाहर लेकर आओ, रुखसती करने का वक्त आ गया है। हमने मोहसिन भाई को पहली बार देखा था और वो बहुत ही खुश शक्ल और खुश इखलाक इंसान थे। वो भी हमसे बहुत दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे थे। हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जबकि मोहसिन भाई की बड़ी बहन ने कहा कि मुझे तो इकरा से ज़्यादा छोटी बेटी पसंद आई है, क्योंकि वो ज़्यादा चंचल और शौक है और वो सबको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मैंने इकरा की बड़ी नंद से कहा कि जो आपको मिल गया है उसी में राज़ी रहें। मोहसिन भाई के मुकद्दर खुल गए हैं। मेरी इतनी खूबसूरत बहन से शादी करने के बाद रुखसती हो गई। हम सब रोने लगे। तौकीर भाई इकरा के सर पर कुरान पाक लिए खड़े थे। इकरा के जाने के बाद घर एकदम उदास सा हो गया। मुझे एहसास होने लगा कि हम मुख्तसर लोग हो गए हैं। अगले दिन हम इकरा के घर नाश्ता लेकर गए तो देखा इकरा बहुत खुश थी और चहचहा रही थी। मैं, अम्मी, अस्मा और तौकीर भाई हम सब इकरा को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मैंने दिली सुकून महसूस किया कि शुक्र है मेरी एक बहन तो अपने घर में सुखी है। इकरा और तौकीर भाई आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी मैंने मोहसिन भाई का चेहरा देखा जो एकदम से उतर गया था। मैंने फ़ौरन से मोहसिन भाई से पूछा, आपको क्या हो गया? आपका रंग एकदम पीला पड़ गया है। मोहसिन भाई ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थकन की वजह से है। हम लोग घर आ गए और मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन खुश है। घर आकर अस्मा और तौकीर भाई अपने घर चले गए। मैं, अम्मी, अब्बू और इसरा हम अकेले रह गए। मैं स्कूल चली जाती, इसरा कॉलेज चली जाती और अम्मी घर अकेली रह जाती, क्योंकि अब्बू भी सुबह 8 बजे दफ्तर जाते और रात को 9 बजे वापस आते थे। हमारे घर बहुत सन्नाटा रहने लगा।
यही घर था जहां हर वक्त हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें गूंजती थीं। कुछ दिन के बाद अम्मी ने कहा, काफ़ी दिन हो गए हैं, इकरा ने कोई चक्कर नहीं लगाया। मुझे तो उसकी याद आने लगी है। मैंने कहा, चले अम्मी, उसके घर चलते हैं। उसका घर बहुत खूबसूरत है और मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा से उसका घर देखूं। अम्मी ने कहा, नहीं, जाना मुनासिब नहीं। ऐसा करते हैं कि मैं इकरा और मोहसिन को ही घर खाने पर दावत देती हूँ। इस तरह हम सब उससे मिल भी लेंगे और उन दोनों को देख भी लेंगे। अम्मी ने इकरा को फ़ोन किया और कहा कि कल तुमने शाम का खाना यहाँ हमारे घर पर हमारे साथ खाना है। मैंने अम्मी से कहा कि अस्मा को भी बुला लें, वो भी मिल लेगी। अम्मी ने कहा, तुमने मुझे ठीक याद दिलाया, उसको भी बुला लेती हूँ, कहीं अस्मा और तौकीर एतराज़ ना करें। अम्मी ने अस्मा को भी कॉल करके दावत दी। अस्मा ने कहा, ठीक है अम्मी, मैं तौकीर से बात करती हूँ। अगले दिन अम्मी सुबह सवेरे ही उठ गई और खाना बनाने में मशगूल हो गई। मैं भी अम्मी की मदद करने लगी। इसरा ने मीठा बनाया और मैंने सलाद काटी। अम्मी ने खाना बनाया। पहले अस्मा और तौकीर भाई आ गए। हम मिलकर बहुत खुश हुए। फिर इकरा और मोहसिन भाई का इंतज़ार करने लगे। इकरा बहुत लेट आई थी। उसके इंतज़ार में हम सबको बहुत भूख लग रही थी। इकरा के आते ही तौकीर भाई ने कहा, अस्मा, चलो खाना लगाओ, कब से इनका इंतज़ार करते करते भूख लग रही है। अस्मा, मैं और इसरा हम तीनों खाना लगाने लगीं और इकरा मोहसिन भाई के पास बैठी रही। मैंने सोचा कि एक बहन थी कि जब उसका शौहर आता है तो वो खड़ी रहती है, और दूसरी बहन है कि अपने शौहर के बराबर बैठी है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इकरा को आवाज़ लगाई, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ मदद करा दो। इकरा ने कहा, मैं तो मेहमान हूँ, तुम लोग खाना लगाओ, मैं यहीं मोहसिन के पास बैठी हूँ। हम तीनों हंसने लग गईं। हम सब ने खाना लगाया। तौकीर भाई को ज़रूरी कॉल आ गई। उन्होंने कहा कि चलो अस्मा, चले, मैंने ज़रूरी काम से जाना है। अस्मा ने कहा, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, कितना मज़ा आ रहा है सबके साथ। तौकीर भाई ने कहा, ठीक है, फिर तुम यहीं रुको, जब मर्जी हो तो आ जाना। और वो जाने लगे। अस्मा फ़ौरन से पीछे भागी और कहा, रुके, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। अस्मा घर चली गई, लेकिन तौकीर भाई का रवैया मुझे ज़हनी अज़ियत दे रहा था। इकरा और मोहसिन भाई भी घर चले गए। मुझे इकरा में तब्दीली नज़र आई। वो ये कि इकरा तौकीर भाई को नज़रअंदाज कर रही थी। न जाने किसी ने इस बात पर गौर किया था या नहीं, लेकिन मैंने देखा था और मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। और अगले दिन मैंने अम्मी से कहा कि आपने एक बात पर गौर किया, इकरा तौकीर भाई को नज़रअंदाज कर रही थी। अम्मी ने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने कहा, अच्छा, हो सकता है मुझे वहम हुआ होगा। अस्मा हमारे घर आई हुई थी तो अब्बू ने कहा, मुझे तो इकरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, चलो उसके घर चलते हैं, देखते हैं क्या कर रही है। अम्मी ने कहा, ठीक है, मैं इकरा को कॉल कर देती हूँ कि हम सब आ रहे हैं। अब्बू ने कहा, नहीं, ऐसे ही किसी को तकल्लुफ़ में नहीं डालना, उसे हम ऐसे ही चलते हैं, थोड़ी देर बाद वापस आ जाएंगे। हम सब इकरा के घर गए। इकरा की हवेली का दरवाज़ा खुला था। हम अंदर गए और देखा कि घर वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। घर में नौकरों के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था जो अपने कामों में मसरूफ़ थे। अम्मी ने एक नौकरानी से पूछा, इकरा कहाँ है? उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में है। नौकरानी ने कहा, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। अम्मी ने कहा, नहीं, मैं खुद बुला लेती हूँ। मैंने अम्मी से कहा, आप रुकें, मैं बुला लाती हूँ। अम्मी ने कहा, चलो दोनों से सरप्राइज़ देते हैं। हम इकरा के कमरे की तरफ जाने लगे। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें मोहसिन भाई की थीं और मोहसिन भाई इकरा पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम तौकीर के साथ बहुत ज़्यादा फ्री होकर बातें करती हो और मुझे नज़रअंदाज करती हो। और इकरा रो रही थी और कह रही थी, मोहसिन, ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तौकीर भाई मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। वो मेरी बहन के शौहर हैं और आप ये बात कैसे सोच सकते हैं? लेकिन मोहसिन भाई मान ही नहीं रहे थे और इकरा रो रही थी। आखिर इकरा ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, आपको जो लगता है आप समझ लें, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
मोहसिन भाई ने गुस्से से पास रखे एक गुलदान पर हाथ मारा और वो जमीन पर गिर गया। मैं समझी कि मोहसिन भाई ने इकरा पर हाथ उठाया है। मैंने अचानक से दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों हमें देखकर परेशान हो गए, जबकि इकरा बेड पर बैठी थी और तौकीर भाई काफ़ी फासले पर खिड़की के आगे खड़े थे। हमें देखकर इकरा और मोहसिन भाई दोनों ने अपना मूड चेंज किया। इकरा फौरन हमारी तरफ लपकी और कहा कि आपने आने की इत्तला ही नहीं दी, आप इस तरह अचानक आ गए, सब ठीक है ना? मोहसिन भाई ने भी कहा कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? आप लोग तो। अम्मी ने कहा हाँ सब ठीक है, बस इसकी अब्बू उदास हो रहे थे, इसीलिए सोचा कि इसको सरप्राइज़ देते हैं। मोहसिन भाई ने कहा बहुत अच्छा किया। इकरा ने कहा आप चले, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हम माँ बेटी वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। मोहसिन भाई भी हमारे पीछे पीछे आ गए और अब्बू से मिलने लगे। इकरा भी अपने कमरे से बाहर आई और हम सबको मिली। सब उसे मिलकर बहुत खुश हुए। इकरा ने नौकरानी से चाय लाने का कहा, सब ने चाय पी। अम्मा ने कहा अब हम चलते हैं। इकरा ने कहा आप अभी नहीं जा सकते, खाना खा के जाइएगा। अम्मी ने कहा नहीं बेटा, बस अब चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है, अस्मा ने भी घर जाना है। हम घर आ गए। मुझे अभी तौकीर भाई का रवैया भूला नहीं था और अब मैंने मोहसिन भाई का भी रवैया देख लिया। मुझे तो ऐसे मर्दों से नफरत होने लगी थी, लेकिन जब मैं अपने अब्बू को देखती और सोचती थी इस दुनिया में सिर्फ मेरे अब्बू ही बिल्कुल परफेक्ट हैं, जिनमें कोई कमी नहीं। औरत को औरत समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और हम सब की खुशी का ख्याल रखते हैं, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कभी भी हमारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दिया और ना ही कभी हम पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है। न जाने कितनी किस्म के मर्द होते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता था कि सब लोग कैसे एक दूसरे से इतने मुख्तलिफ हैं और कितनी अलग अलग हरकत हैं। मैं जहनी मरीज होती जा रही थी। एक दिन फिर रज़िया खाला आई और उन्होंने कहा कि इकरा की बड़ी नंद ने अपने बेटे के लिए राबिया का रिश्ता मांगा है। अम्मी अब्बू ने कहा ठीक है, हम आपको सोचकर जवाब देंगे। मैं स्कूल से आई तो अम्मी ने कहा कि राबिया तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम क्या कहती हो, बात को आगे बढ़ाएं? मैंने कहा मेरे लिए रिश्ता कहाँ से आ गया, जबकि अब तो शादी की बारी इरम की है। अम्मी ने कहा हाँ, लेकिन उसके बावजूद इकरा की बड़ी नंद ने अपने बड़े बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उससे की जाए। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैंने अम्मी से कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज़ आप लोग इनकार कर दें या फिर इरम की शादी कर दें। अम्मी ने कहा ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि उन्होंने तो पहले तुम्हें इकरा के निकाह वाले दिन ही पसंद कर लिया था। मैंने कहा जो भी है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, बल्कि अभी क्या, मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तौकीर भाई और मोहसिन भाई का रवैया देखा है और मुझे खौफ आता है कि कहीं मेरा पाला किसी ऐसे इंसान से ना पड़ जाए। अम्मी ने कहा नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें हमारी इज्जत प्यारी है तो तुम्हें शादी के लिए मानना पड़ेगा। मैंने कहा यह क्या ज़बरदस्ती है? अम्मी ने कहा यह ज़बरदस्ती नहीं, तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। उस वक्त अब्बू कमरे में आए और अब्बू ने मेरी और अम्मी की सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने कमरे में आकर कहा रहने दो, तुम इसे शादी के लिए ज़बरदस्ती रजामंद ना करो। कोई बात नहीं, अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो रहने दो, हम इनकार कर देते हैं। कोई बात नहीं, अगर हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपने बच्चे के खिलाफ जाकर कोई फैसला नहीं कर सकते। अम्मी ने कहा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बू ने कहा सही कह रहा हूँ, कोई हमें बातें सुना जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे फैसले से हमारी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मैं अब्बू के गले लग गई और शर्मिंदा होने लगी और सोचने लगी कि मैं कैसे अपने माँ बाप को लोगों के आगे शर्मिंदा होने दूँ। मैंने कहा ठीक है अम्मी, आप बुला लें उन्हें। अम्मी ने कहा उन्हें क्या बुलाना है, वो तो तुम्हें पहले ही शादी पर देखकर पसंद कर चुके हैं। अब तो उन्होंने हमें बुलाया है ताकि हम उनका घर और उनका बेटा देख लें। मैंने हाँ कर दी। अगले दिन अम्मी, अब्बू, अस्मा
इरम, तौकीर भाई, मोहसिन भाई सब लड़का देखने गए और उन सबको लड़का पसंद आ गया। इकरा मेरे लिए बहुत खुश थी कि मैं उसी के ख़ानदान में जा रही हूँ। इकरा ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, अच्छा चलो, शुक्र है तुम खुश हो। इकरा ने कहा, मुझे पता है कि तुम उस दिन वाली बात की वजह से परेशान हो। मेरी बात सुनो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसकी वजह से तुम परेशान रहो। ये मामूली सी बात ही। मैं ही तौकीर भाई के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रही थी और मोहसिन मेरे शौहर हैं और उन्हें मेरा इस तरह बहन के शौहर के साथ फ्री होना पसंद नहीं आया। तभी उन्होंने मुझे मना किया कि जो बात भी हो तुम मुझसे किया करो। मुझे हर वक्त तुम्हारे मुंह से तौकीर भाई सुनना पसंद नहीं है। गलती मेरी ही थी, उसमें मोहसिन की कोई गलती नहीं। वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि अस्मा कमरे में आई। उसके हाथ में मिठाई की प्लेट थी। उसने कहा, ये लो राबिया, मुंह मीठा करो। मुबारक हो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया और बहुत जल्द तुम्हारी शादी है। अस्मा मुझे मिठाई खिलाने लगी। मैंने प्लेट को एक साइड पर रख दिया और खामोश बैठी रही। इकरा बाहर मोहसिन भाई को देखने के लिए चली गई। अस्मा मेरे पास बैठी थी। उसने मुझे कहा कि तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? मुझे अम्मी ने बताया कि तुम शादी के लिए रजामंद नहीं हो। मैंने कहा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी मर्जी करना चाहती हूँ? तुम सब गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं और ना होगी। अस्मा ने कहा, नौमान बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम उसे पसंद आई हो और शादी भी ऐसे इंसान से करनी चाहिए जो तुम्हें पसंद करे। मैंने अस्मा से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं तौकीर भाई और मोहसिन भाई को और उनके रवैयों को देख चुकी थी और मुझे मर्दों के रवैये पसंद नहीं आए, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। अस्मा ने मुझे कहा, नहीं मेरी बहन, ऐसी बात नहीं है। तौकीर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत खुश हैं। जब कभी काम का उन पर बोझ होता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए कभी कभार मुझ पर चिल्ला देते हैं और मैं उनकी इस बात का बुरा नहीं मनाती। मैं उनकी बीवी हूँ और बीवी मर्द का लिबास होती है और अगर वो अपना गुस्सा, अपना प्यार मुझ पर नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? तुमने अपने जहन में तौकीर की गलत तस्वीर बनाई है। मैं तो चाहूँगी कि हर लड़की को तौकीर जैसा इंसान मिले। अब तुम खुशी से नौमान के साथ निकाह के लिए मान जाओ और ये निकाह कर लो। इसी में अम्मी, अब्बू और हम सब की खुशी है। तुम बहुत खुश रहोगी। मैं सोचने लगी और खामोश हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। अस्मा और तौकीर भाई मेरे पास आए। तौकीर भाई ने मुझे सर पर प्यार दिया और कहा कि मेरी बेटी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे एक बार ज़रूर बताना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तौकीर भाई ने मुझे गले से लगाया। मुझे याद आया जो अभी कुछ देर पहले अस्मा ने मुझे कहा था। तभी मोहसिन भाई और इकरा भी कमरे में आए। मोहसिन भाई ने कहा, तुमने वहाँ परेशान नहीं होना। अगर नौमान कुछ कहे तो मुझे बताना, मैं उसके कान पकड़ा दूंगा। मैं हंसने लगी। सब बहुत खुश थे और उनकी खुशी देखकर मेरे दिल को सुकून होने लगा कि शायद मेरे लिए सही फैसला होगा। नौमान शक्ल से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, बल्कि उनके सामने मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मेरी सास को और मेरे शौहर को मुझ पर बस यही गुमान था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी शादी हो गई। मैं नौमान के घर आ गई। मेरी सास और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते और मेरा ख्याल रखते। वो सब मेरा एक बच्चे की तरह ख्याल रखते थे। मेरी शादी हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास आई और उन्होंने मुझे सोने के कंगन तोहफे में दिए। नौमान ने मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखते ही बेसाख्ता माशाल्लाह बोला। मैंने नौमान को देखा। मुझे नौमान चेहरे से कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया। नौमान ने मुझे मुंह दिखाई में सोने का एक सेट दिया। अगली सुबह सब घर वाले नाश्ता लेकर आए। सब मुझे मिलकर बहुत खुश हुए।
मैं भी सबको मिलकर खुश हो रही थी कि नौमान कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने सबको सलाम किया। सब नौमान से बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। नौमान भी सबको खुशी से मिल रहे थे। सब खुश होकर घर गए। एक दिन अचानक से नौमान ने मुझे कहा कि बेगम, मेरा कोट निकाल दो, कहीं नहीं मिल रहा। मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी। मुझे गैर मामूली सा गुस्सा आया कि अब मैं सोती हुई उठकर कोट निकाल कर दूं। लेकिन मैं उठी और कोट ढूंढ कर दिया। नौमान कमरे से बाहर जाने लगे और जाते जाते मुझे कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम तैयार रहना। रात को जब मैं आऊँगा तो हम तुम्हारी अम्मी के घर चलेंगे, तुम तैयार रहना। मैं खुश हो गई। नौमान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर से जाकर मुझे आवाज़ लगाई, राबिया, मेरा मोबाइल और मेरा पर्स ले आओ, साइड टेबल पर रखा है। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि ये क्या बदतमीज़ी है, अपनी चीज़ें खुद क्यों नहीं लेकर जाते। मैं बाहर गई। मैंने नौमान को उनका पर्स दिया और बेसाख्ता नौमान पर चीख पड़ी कि ये क्या बदतमीज़ी है, आप अपनी हर चीज़ का खुद ख्याल क्यों नहीं रखते, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। नौमान खामोशी से मेरा चेहरा देखते रहे। उन्होंने मेरे हाथ से अपना पर्स, मोबाइल पकड़ा और चले गए। मेरी सास ने मुझे कहा, राबिया, क्या हो गया है, तुम्हें इस तरह से क्यों बात कर रही हो। मैं गुस्से से पलटी और अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। फिर मैंने सोचा, क्यों, क्या गलत है इसमें, बिल्कुल ठीक किया है मैंने। वैसे तो नौमान मुझे अपने पाँव की जूती बना लेंगे और मुझे नौकरों की तरह रखेंगे, जैसे तौकीर भाई अस्मा को हर वक्त नौकर बना कर रखते हैं। मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैं सो गई। जब मैं उठी तो शाम हो चुकी थी। मैं नौमान का इंतज़ार करने लगी, लेकिन नौमान अभी तक नहीं आए थे। मैंने सोचा उन्हें कॉल करती हूँ कि आपने तो मुझे अम्मी की तरफ लेकर जाना था। मैंने अपनी सास से कहा कि आप मुझे मोबाइल देंगी, मैं नौमान से बात कर लूँ। वो मुझे कहकर गए थे कि रात में तैयार रहूँ, वो मुझे मेरी अम्मी के घर ले जाएंगे। तब मेरी सास ने कहा कि नौमान आया था और तुम्हें सोता देखकर चला गया। उसने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा, कहीं तुम फिर से उस पर गुस्सा ना कर दो। मैंने अपना पाँव जोर से ज़मीन पर पटका और वापस अपने कमरे में चली गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और उन्होंने कहा, राबिया, खाना खा लो, तुम्हें सुबह से नाश्ता किया हुआ है। मैंने कहा, आप खाना ले जाएं, मैंने नहीं खाना। मेरी सास ने कहा, खाने पर गुस्सा नहीं निकालते, तुम खाना खा लो। मैंने अपनी सास से कहा कि वैसे नौमान गए कहाँ हैं। मेरी सास ने कहा कि आज तुम्हारा देवर लंदन से 4 साल के बाद आ रहा है और नौमान उसे लेने गया है। मैंने कहा, मेरा देवर? मेरी सास ने कहा, हाँ, नौमान से छोटा अरसलान है और वो लंदन में रहता है। आज वो 4 साल के बाद आ रहा है और नौमान उसे लेने गया है। तुम जल्दी से अपना मूड ठीक करो और बाहर आ जाओ। मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और खाना मेरे पास रख गई। गुस्से की हालत में मैंने खाने को देखा और खाना खा लिया और कमरे से बाहर चली गई। मैंने कहा, देखूं अरसलान कौन है और कैसा है। पहले तो कभी अरसलान नाम का जिक्र नहीं सुना। मेरी सास ने अरसलान के लिए बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए थे। सब कुछ उसी की पसंद का था। घर में बहुत चहल पहल थी, जैसे किसी मुल्क का वज़ीर आज़म आ रहा हो। अचानक से गाड़ी का हॉर्न बजा। मेरी सास ने कहा, मेरा बेटा आ गया, और वो दरवाजे की तरफ जाने लगी। मैं भी उनके पीछे गई और देखा एक खूबसूरत सा नौजवान गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा था। जैसे ही मेरी सास ने उसे देखा तो उसने सलाम किया और भागकर उनसे गले लग गया। मैं पर्दे के पास खड़ी देख रही थी। ये लड़का कितना खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे ख्वाबों के शहजादे की तरह। मैं दिल ही दिल में उसे देखकर खुश हो गई थी कि पीछे से मैंने नौमान को गाड़ी से निकलते देखा और मेरा मूड ख़राब हो गया। और सोचा, अरसलान को देखो, कितना खुश शक्ल है, और एक नौमान है, बदसूरत सा इंसान है। अरसलान मेरे ख्वाबों के शहजादे की तरह था। मेरी सास ने मुझे अरसलान से मिलाया और कहा, राबिया, ये तुम्हारा छोटा देवर है। अरसलान ने मुझे सलाम किया और हम अंदर ड्राइंग रूम में आ गए। अरसलान 4 साल बाद घर आकर बहुत खुश था और सबको मिलकर बहुत खुश हो रहा था।
और मैं अरसलान को देखकर मुस्कुराती जा रही थी। मेरी सास ने कहा, राबिया खाना लगवाऊं? अरसलान को भूख लगी होगी। मैंने जल्दी से उठकर खुद ही खाना लगाया। सबने खाना खाया। नौमान मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि आज तो मेरी बेगम ने टेबल पर खाना लगाया है। सबने खाना खाया और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और नौमान भी कमरे में आ गए। नौमान ने कहा, मेरी बेगम आज बहुत खुश है और मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं। मैंने कहा, रात बहुत हो गई है, आप सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। बिस्तर पर लेटते ही नौमान सो गए और मैं अरसलान के बारे में सोचने लगी, उसी के ख्यालों में खोने लगी। नौमान सुबह अपने ऑफिस चले गए। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। जैसे ही मेरे कान में अरसलान की आवाज़ पड़ी तो फौरन से उठ गई और तैयार होकर बाहर आई तो अरसलान को देखा तो मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी सास खुश हो गई और उन्होंने नौमान से कहा कि राबिया बहुत खुश रहने लगी है, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि ये सब अरसलान के आने से हुआ है। मेरे दिल में अरसलान के लिए चोर आ गया है। नाश्ते के टेबल पर मैंने अरसलान से कहा कि अरसलान, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा काम खुद करूँगी, नौकरों से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है। अरसलान ने कहा, जी ज़रूर भाभी। मुझे दिल ही दिल में बेहद अफसोस होता था कि काश नौमान की जगह मेरा रिश्ता अरसलान के लिए आया होता और मैं अरसलान से शादी करती और बहुत खुश रहती, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। नौमान जब शाम को घर आए तो मेरी सास ने कहा कि नौमान, राबिया बहुत खुश रहती है और मैं बहुत खुश हूँ, तुमने उस पर ऐसा कौन सा जादू किया है? नौमान ने कहा, मैंने तो उस पर कोई जादू नहीं किया और मैं नहीं जानता इसकी खुशी की वजह क्या है। मेरे साथ तो वो कमरे में जली जली रहती है, जले जले जवाब देती है, गुस्सा करती है। मैं अभी तक उसके मूड को नहीं समझ सका और मुझे अपने उस फैसले पर अफसोस होता है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया। मैं ये बातें सुन रही थी। मेरी सास ने कहा, ये सब बहनें बहुत अच्छी हैं और इनकी तरबियत बहुत अच्छी है, इनके माँ बाप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। मेरी सास मेरे माँ बाप की तारीफ कर रही थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब भी मैं नौमान की शक्ल देखती तो मुझे उन पर गुस्सा आता। मेरा दिल करता मैं चीखूं, चिल्लाऊं और कहूं कि मुझे आज़ाद कर दो। फिर खामोश हो जाती, अपने माँ बाप के लिए ये सोचकर कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। मेरी सास एक दिन नौमान के साथ इकरा की तरफ गई हुई थी। मैं घर पर ही थी। मैंने नौकरानी से कहा कि सब कहाँ गए हैं, तो उसने कहा कि नौमान भाई और खाला जान इकरा बाजी की तरफ गए हैं क्योंकि वो दुबई जा रही हैं और अरसलान भाई अपने कमरे में अकेले हैं। मेरे दिल में चोर आ गया। मैंने सोचा उसके कमरे में जाती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या कर रहा है। मैंने जैसे ही उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा अरसलान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और किसी को कह रहा था कि मेरे आने से पहले उस लड़की को मार दो, ये मेरे लिए ख़तरा बनती जा रही है। मैं सुन रही थी क्योंकि मोबाइल स्पीकर पर था। अरसलान ने कहा कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं खुद ऐसी गंदी औरत को भी उड़ा देता हूँ। तभी मुझे फ़ोन से एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी और वो कह रही थी, अरसलान, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझे जान से मारने के लिए कह रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने अपने शौहर को भी छोड़ दिया। अरसलान ने कहा, जो औरत मेरे लिए अपने शौहर को छोड़ सकती है वो किसी और की खातिर मुझे भी छोड़ सकती है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी हमेशा माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए। मेरे भाई की बेगम देखो, आंखें खुल जाती हैं देखकर, खानदानी लड़की है। मैंने जैसे ही ये बात सुनी मुझे अफसोस होने लगा कि मैं क्या सोच रही थी और ये क्या हो रहा है। मैंने खुद को संभाला और मुझे अपने शौहर पर प्यार आने लगा। मैंने सोचा, अरसलान ने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी।
जैसे ही नौमान और मेरी सास घर में आए, मैंने फौरन नौमान को पानी पूछा और कहा, कैसा था आपका दिन, चाय बना दूं आपके लिए? नौमान ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये आज सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? मैंने कहा, बस ऐसे ही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नौमान ने कहा, आज मेरी बेगम का मूड अच्छा है, चलो बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं और वापसी पर तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवा लाऊंगा। मैं खुश हो गई और पहली बार मैंने खुद को नौमान के लिए सजाया था। मेरी सास भी ये देखकर खुश हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि कल इकरा और मोहसिन की दावत है हमारे घर, क्योंकि वो लोग परसों दुबई जा रहे हैं। तुम ऐसा करना, अपने अम्मी और अब्बू और इरम को भी कल की दावत दे देना। मैं खुश हो गई और नौमान के साथ घूमने गई। नौमान ने रास्ते में मुझे गजरे लेकर दिए। मैंने बहुत खुशी और एहतराम से गजरे लिए और नौमान से कहा कि वो खुद मुझे पहनाए, और मैंने अपनी हर गलती के लिए नौमान से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपको एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।